Assalamualaikum everyone. Welcome to Exam Pro Master. In this video, we are going to discuss about peptic ulcer. Peptic ulcer को define करने से पहले सबसे पहले let's define what is ulcer. Ulcer is any discontinuity in the mucosal membrane. अब यहाँ पे है peptic ulcer. Peptic ulcer हम उसको कहते हैं जब जो अल्सर्स डेवलप होते हैं दीज आर इधर इन द डिस्टल स्टमक और द प्रोक्सिमल ड्यूडेनम. पेप्टिक अल्सर का जो अल्सर है वो या तो स्टमक में है या तो ड्यूडेनम में. सो इसके बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है. अगर स्टमक में होगा तो वी विल कॉल इट एज गैस्ट्रिक अल्सर. अगर ड्यूडेनम में होगा तो हम उसको कहेंगे ड्यूडिनल अल्सर. कलेक्टिवली दे आर नोन एज पेप्टिक अल्सर. सो दीज आर द अल्सर्स आर डिस्टल स्टमक एंड प्रोक्सिमल ड्यूडेनम caused by gastric secretions. अब इसका जो cause है the basic pathogenesis है वो ये है कि ये gastric secretions की वजह से होता है. We know that in our stomach there are gastric glands और वो HCl secrete करते हैं और पेप्सिन को secrete करते हैं for the digestion of proteins. सो इफ़ अगर गैस्ट्रिक सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा आने लगे, HCl बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, पेप्सिन बहुत ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, अलॉन्ग विद दैट दिस इज़ नॉट ओनली द फैक्टर हाइपर एसिडिटी, अलॉन्ग विद दैट देयर इज़ इम्पेयर्ड म्यूकोजल डिफेंस. जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं दे डू नॉट ओनली सीक्रेट HCl बट देयर आर ऑल्सो म्यूकस ग्लैंड विच सीक्रेट म्यूकस. So there is if the mucus is not secreted, there is impaired secretion of the mucus and this is known as impaired mucosal defense. तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये अल्सर हो गया है. सो अल्सर के लिए हमारे पास दो कंडीशंस है. वन इज़ हाइपर एसिडिटी और HCl एंड पेप्सिन की हाइपर सिक्रेशन एंड अनदर इज म्यूकोजा का impaired secretions. This is how the peptic ulcer is defined. Secondly, what are the causes? Major जो causes हैं that are the H. pylori infection. This is the bacteria which is involved in causing the peptic ulcer. Then second is the chronic NSAID use, non-steroid anti-inflammatory drug use and the use of aspirin, use of steroids chronically and smoking. These are the major causes which are responsible for causing the peptic ulcer. Along with that, some risk factors are also associated. We'll discuss later on. Now, what is the pathogenesis? How this ulcer develops? H. pylori. सबसे पहले हम जो mechanism को study करेंगे that will be the H. pylori infection or NSAID because these are the primary underlying causes of the peptic ulcer disease. अब H. pylori infection और NSAID कैसे cause करता है we'll see. मोर देन अगर इन दोनों में से भी कंपेयर करें NSAID और H. pylori को तो 70% ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज केसेस आर एसोसिएटेड विद H. pylori infection and in these individuals peptic ulcer generally develops on the background of chronic gastritis. So for the pathogenesis of peptic ulcer आपने ये याद रखना है कि वो एक acute disease नहीं है. सबसे पहले पेशेंट गैस्ट्राइटिस डेवलप करेगा, उसको इन्फ्लेमेशन होगी गैस्ट्रिक स्टमक की, उसके जो ग्लैंड्स हैं उनमें इम्पेयर सीक्रेशंस हो जाएगी और दिस कंडीशन विल गो टू क्रोनिक स्टेज. आफ्टर द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस उसके बाद ये NSAIDs और H. pylori जो बैक्टीरिया है वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू करेंगे, अल्सर्स को डेवलप करना स्टार्ट करेंगे. सो जनरली पेशेंट पहले क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा एंड देन उसको फिर ये अल्सर्स डेवलप होना स्टार्ट होंगे. Gastric acid is fundamental to the pathogenesis of peptic ulcer disease. Gastric acid क्योंकि gastric acid cause करता है हाइपर एसिडिटी और हाइपर एसिडिटी कौन कौन कॉज करवाएगा, वही जो उसके कॉजेज थे सच एज H. pylori infection, पैराइटल सेल हाइपरप्लेजिया क्योंकि पैराइटल सेल सीक्रेट करते हैं HCl को. तो अगर उनके सेल्स की हाइपरप्लेजिया होगी, अगर वो सेल्स नंबर में इंक्रीज हो जाते हैं तो हाइपरप्लेजिया का क्योंकि मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जब नंबर का इंक्रीज हो जाएगा तो मोर सेल्स वुड बी देयर, जब मोर सेल्स होंगे तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेशन करेंगे. एक्सेसिव सीक्रेटरी रिस्पॉन्स, हमारे बॉडी का हर मैकेनिज्म किसी न किसी तरह से कंट्रोल हुआ है. तो अगर देयर इज़ इंक्रीज सीक्रेटरी रिस्पॉन्स, अगर ग्लैंड्स को ज़्यादा एक्टिवेशन मिल रही है टू सीक्रेट HCl और एनी एसिडिटी फैक्टर तो उसकी वजह से भी, और देयर इज़ इनसफिशिएंट इनहिबिशन ऑफ स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म. एज ए सेड कि देयर आर मैकेनिज्म्स एक्चुअली विच कॉजेज दिस सीक्रेशन जो उसको स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो HCl या फिर पेप्सिन सीक्रेट हो, और फिर कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं जो इनको इनहिबिट करते हैं. तो अगर इन स्टिमुलेटरी मैकेनिज्म्स को इनहिबिट करने वाला जो मैकेनिज्म है वो काम नहीं कर रहा तो फिर एसिड की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. दिस एक्चुअली मीन्स कि देयर इज़ इम्बैलेंस बिटवीन द
स्टिमुलेटरी एंड द इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। और ये किस में होता है? ये होता है ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में। दिस ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, क्योंकि ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में इनहिबिशन नहीं हो रही है और HCl जो है वो कंटिन्यूसली सीक्रेट हो रहा है। देयर इज़ हाइपर एसिडिटी वाली कंडीशन। तो फिर पेप्टिक अल्सर्स को डेवलप होंगे, स्टमक में होंगे, ड्यूडेनम में होंगे, इवन जेजुनम तक चले जाएंगे। एंड इट इज़ caused by uncontrolled release of gastrin by a tumor and the resulting massive acid production। तो रिजल्ट क्या है? एसिड की इंक्रीज प्रोडक्शन। जब भी एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, देयर विल बी हाइपर एसिडिटी, इट विल लीड टू द गैस्ट्राइटिस, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस एंड अल्टीमेटली अल्सर फॉर्मेशन। Some co-factors, as we said, that there is chronic NSAID use, there is cigarette smoking. What cigarette causes actually it also impairs the mucosal blood flow and healing। तो वो म्यूकोजा को इम्पेयर कर देगा। जब डिफेंस मैकेनिज्म ही काम नहीं करेगा तो देयर विल बी हाइपर एसिडिटी और फिर एसिड अपना इफेक्ट ज़्यादा शो करेगा। हाई डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स विच ऑल्सो सप्रेस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस एंड इम्पेयर हीलिंग। Peptic ulcers are more frequent in individuals with alcoholic cirrhosis. These are some of the other conditions which are associated with the peptic ulcer, or they, work as a risk factors. These are the alcoholic cirrhosis, chronic obstructive pulmonary disease, COPDs, chronic renal failure, hyperparathyroidism. In the later two conditions, यानी कि chronic renal failure and hyperparathyroidism, hypercalcemia is there, which actually causes the gastrin production, so thereby increases the acid secretion. Now, what are the clinical features? How the patient presents with the peptic ulcer? These are chronic. Peptic ulcers are always chronic. They do not develop acutely. These are recurring lesions. एक बार होते हैं, अगर ट्रीटमेंट करें तो फिर भी हो जाएंगे. That occur mostly in the middle-aged to older adults without obvious precipitating conditions other than the chronic gastritis. Patient always present first with the chronic gastritis, then with the peptic ulcers. So majority of the peptic ulcers are clinically presented as क्लिनिकल कंडीशन जो पेशेंट की होती है, देयर इज़ द एपीगैस्ट्रिक बर्निंग और एकिंग पेन, उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पेन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पेन टेंड्स टू अकर 1 to 3 hours आफ्टर मील ड्यूरिंग द डे। ये है हमारा जब पेन होता है 1 to 3 hours आफ्टर मील होता है ड्यूरिंग द डे, और रात को बहुत ज़्यादा हो जाता है। एज वी डिस्कस के पेप्टिक अल्सर या तो स्टमक में अल्सर है या फिर ड्यूडेनम में अल्सर है। सो अगर उसको गैस्ट्रिक अल्सर है, दैट मीन्स अगर उसको स्टमक में अल्सर है तो उसका पेन एग्रावेट होता है विद द फूड। जैसे ही वो फूड इंटेक करेगा तो उसका पेन बढ़ जाएगा। और अगर ड्यूडेनल अल्सर है उसको, तो फिर उसको पेन जब वो फूड इंटेक करेगा तो उसका पेन रिलीव हो जाएगा, या फिर एनी कोई अल्कली लेगा तो फिर भी उसका पेन रिलीव हो जाता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन द पेन ऑफ द गैस्ट्रिक अल्सर एंड पेन ड्यू टू द ड्यूडेनल अल्सर। पेन में ऑल्सो भी रिफर टू बैक, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट और चेस्ट। लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, बैक पे, चेस्ट पे भी रिफर होता है। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट में हैव नोजिया, vomiting, bloating, blanching, iron deficiency anemia because of the impaired iron absorption, frank hemorrhages, or even patient may develop perforation. Now, what are the complications? Complications of the peptic ulcer includes hemorrhage. अल्सर्स टेंड टू ब्लीड। जब अल्सर्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर वो ब्लीड करेंगे और हेमरेजेस होंगे। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो लेफ़्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से होगी। अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो उसकी जो ब्लीडिंग होगी वो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी से होगी। अलॉन्ग विद दैट पेशेंट प्रेजेंट विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जा सकता है, और उसका जो अल्सर से वो फिर पेनिट्रेट करके एडजेसेंट ऑर्गन्स में जा सकते हैं। परफोरेशन हो सकती है, पायलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, पेनक्रियाटाइटिस डेवलप हो सकता है, और अल्टीमेटली द गैस्ट्रिक अल्सर का जो है 14% रिस्क है कि वो मेलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में जा सकता है, यानी कि गैस्ट्रिक ट्यूमर्स करा सकता है। नाउ हाउ विल वी डायग्नोसिस के 2 मेथड्स है। वन इज़ एंडोस्कोपी एंड अदर इज़ बायोप्सी। या तो हम सैंपल लेके उसको हिस्टोपैथोलॉजी के लिए सेंड करेंगे तो वो बायोप्सी हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा, या फिर हम उसको एंडोस्कोपी करके चेक करेंगे कि अल्सर्स कितने डेवलप हुए हैं। नाउ व्हाट इज़ द मॉर्फोलॉजी? अगर हम उसकी स्लाइड बनाते हैं और तो फिर वो अल्सर कैसे नज़र आता है? Peptic ulcers are 4 times more common in the proximal duodenum than in the stomach.
बार बार वही चीज़ है कि आपने याद रखना है कि पेप्टिक अल्सर के जो अल्सर्स हैं वो या तो स्टमक में हैं या फिर ड्यूडेनम में, और इन दोनों में से जो मोर कॉमन है दैट इज़ द प्रोक्सिमल ड्यूडेनम। अब ड्यूडेनल अल्सर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं? दे यूजुअली अकर विद इन 5 सेंटीमीटर्स ऑफ पायलोरिक वॉल एंड इन्वॉल्व द इंटीरियर ड्यूडेनल वॉल। ड्यूडेनल अल्सर्स ड्यूडेनल वॉल के इंटीरियर साइड को इन्वॉल्व करते हैं, और पायलोरिक जो वॉल होती है, जो पायलोरिक स्फिंक्टर होता है, उससे वो फ्यू सेंटीमीटर्स की दूरी पर है। गैस्ट्रिक जो पेप्टिक अल्सर्स हैं दे आर प्रीडोमिनेंटली लोकेटेड नियर द इंटरफेस ऑफ बॉडी एंड एंट्रम। Peptic ulcers are solitary in more than 80% of the patient. Lesions less than 0.3 cm tend to be shallow, while over the 0.6 cm tend to be deeper. The classic peptic ulcer is round to oval sharply punched out defect. आपने इसको ज़रूर भी याद रखना है, ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है कि पेप्टिक अल्सर जो जब देखते हैं उसको स्लाइड पे तो वो कैसे नज़र आता है? इट्स राउंड टू ओवल शार्पली पंच्ड आउट डिफेक्ट। The base of peptic ulcer is smooth, clean as a result of peptic digestion of exudate, and on histological examination it is composed of richly vascular granulation tissue. वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है तो इसलिए richly vascular granulation tissue बन जाता है। Ongoing bleeding within the ulcer base may cause life-threatening hemorrhages as one of the complication. Perforation is also a complication that demands emergent surgical intervention. Finally, the treatment. How to treat the peptic ulcers? We are not supposed to discuss the whole of the treatment here because this is lecture of pathology. So we'll just look at what are the treatment modalities. First of all, it was caused by hyperacidity, so there is the acid suppression. Acid suppression के लिए जो drugs हैं, these are the H2 blockers, proton pump inhibitors, and some other drugs. Then the major cause was H. pylori. So H. pylori को eradicate करना है, and H. pylori को eradicate करने के लिए we have antibiotic therapy. Then finally अगर ये perforate हो गया है या फिर hemorrhages हो रहे हैं तो फिर surgical management is there in case of the bleeding or perforation. So this was all about the peptic ulcer. I hope you understand, and if you have any confusion feel free to comment down in the comment box and subscribe to my channel. Thank you.